Okay, good evening, students. Am I audible to everybody? Can you hear me? Yes? Okay, fantastic. So, last time we have started with work and energy, and we have seen negative work done, positive work done, and zero work done, right? Last time हमने ये तीनों देखे थे. So, tell me what is negative work done? What do you mean by negative work done? जब भी हम नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वर्क डन? You can put it in the chat box. Yes, anybody? Okay, all right. Mansi has related the work with velocity. ठीक है, what else? और क्या आपको दिखता है when there is a negative work done? When force and the displacement have opposite direction. Very good, Nidhi. That is correct. Now, what do you mean by positive work done? What do you mean by positive work done? कभी हम कहते हैं कि work done is positive. Yes, excellent, Nidhi. Okay, Soham, we can take that. Correct. What do you mean by zero work done? जीरो वर्क डन कभी बोलते हैं हम? लास्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या था? ये सोहम, displacement of the object, no. Opposite direction of the velocity, no. The force and displacement are perpendicular or balanced to each other. Very good, Nidhi. Excellent. एक ही स्टूडेंट ने लगता है होमवर्क किया है, बाकी किसी ने किया नहीं. Yes, no displacement of object in the direction of the force. Correct, Ashiti. ओके, सो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क डन. अभी हम आते हैं सॉल्ड एग्जाम्पल पे. लास्ट टाइम हमने सॉल्ड एग्जाम्पल पे स्टॉप किया था, राइट? यस और नो? ओके, ऑल राइट. शेयरिंग माई स्क्रीन. कैन यू सी माई टेक्स्ट बुक विजिबल टू एवरीवन? यस, ऑल राइट, फैंटास्टिक. सो यहाँ पे हमारे पास है first word problem. Calculate the work done to take an object of mass 20 kg to the height of 10 meters. Okay, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना वर्क होगा if we are taking an object of mass 20 kg from bottom of the surface to a heighted area. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? 1 minute. I don't know whether I'm using a right tool or not, but ठीक है, चलेगा. अभी यहाँ पे नो, आई डोंट थिंक सो ये होता है. ठीक है, एनीवेज, ऑल राइट, आई विल टेक अनदर वन. चलो ठीक है. अभी एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक सरफेस से हमें एक हाइट पे लेके जाना है. ओके, ग्राउंड से हाइट पे लेके जाना है. यहाँ पे 20 kg का ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है, जिस जिस हाइट पे उसे लेके जाना है वो हाइट है 10 मीटर्स. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास गिवन में इंफॉर्मेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा और आपको अगर आपको याद है
This is a gravity, right? G, small g stands for gravity of the earth. Yes or no? Yes. So this is the gravity of the earth, 9.8 meters per second square. हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास मास है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जो होने वाला है, और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, तो अभी हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो वर्क डन किस फॉर्मूला में आएगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, राइट? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स है, हमने फोर्स को कैलकुलेट कर दिया हम, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है और मास है. हमने इन दोनों को मिक्स करके कैलकुलेट किया. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑल ऑफ द सडन अपीयर हुई है. ओके, दिस इज बिकॉज कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. अगर ये टुवर्ड्स ग्रेविटी ट्रैवल करता तो फिर पॉजिटिव साइन होती, बट इट इज ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, इसलिए इसका नेगेटिव साइन बाय डिफॉल्ट आया है. इतना क्लियर है सभी को? यस, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस सो फार? ठीक है. नाउ वी हैव फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 196 न्यूटन्स. फोर्स को हमने न्यूटन्स में डाल दिया है. अभी हमें फोर्स में मास और ग्रेविटी मिल गया, लेकिन वर्क डन मिला क्या? पता चला हमने कितना काम किया है? नो, राइट? वी हैव ओनली कैलकुलेटेड फोर्स, कितना फोर्स लगेगा ये काम करने के लिए. यस और नो? सो दिस टाइम वी विल कैलकुलेट वर्क डन, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, हमारे पास फोर्स का आंसर है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो अभी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स की वैल्यू है 196, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है कि 10 मीटर्स इसको ऊपर लेके जाना है, तो माइनस 196 इंटू 10, which will give us W is equal to minus 1960 joules. Now you will tell me why it is in joules, because आपका force done is in newtons. Why force done is in newtons? Because आपका mass है 20 kgs और आपका gravity है meter per second square. Got it? सभी CG SI system में है, तो आपका work done will be joules. Is that clear? अभी वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये जो अप्लाई हो रहा है फोर्स, वो ग्रेविटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो आपका वर्क डन विल बी नेगेटिव हियर. सो फार इट इज क्लियर? गुड, एवरीबडी? यस, कैन वी गो अहेड? आशिति, मनीष, मानसी, समझ में आ रहा है? आयुष, निधि? ओके. एम आई गोइंग टू फास्ट? सोहम? नो, ठीक है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2. ये हमने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट किया. If there is centimeter per second, so there will be yes, absolutely निधि. अगर हम सेंटीमीटर्स में चले जाते और इंस्टेड ऑफ मास केजी में ग्राम्स में होता, तो हम अर्ग में कैलकुलेट करते. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2. प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है, उसपे 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया गया है at an angle of 60 degree to the horizontal. At an angle of 60 degree to the horizontal का मतलब है ये horizontal line है, इसका 60 डिग्री एंगल पे ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया है acute एंगल में. ठीक है. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. Object is getting displaced in horizontal direction. Object यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फोर्स यहाँ से अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है. horizontal direction and 400 joule work is done. 400 जूल का वर्क किया है. What is the displacement of the object? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अभी आप लोगों को एक्यूट एंगल पता है, इसका मतलब cos थीटा वाला फॉर्मूला आएगा. यस और नो? अगर आपका वर्क डन यहाँ पे ये है, तो ऑब्वियसली हमें cos थीटा वाला फॉर्मूला मिलेगा. एवरीबडी इज एग्रीइंग विथ मी? यस और नो? यस. अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर ऐसे एंगल बनाया गया है. लेट मी शेयर माय जैम बोर्ड. I'll reshare my screen.
ठीक है. Is my whiteboard shared with everybody? Class? Yes? Okay. चलो ठीक है. So getting back here, अभी हमारे पास जो ये है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसमें आपको यहां से फोर्स अप्लाई किया गया है और ये जो एंगल यहाँ पे बना है इट इज 60 डिग्री का एंगल. जब भी आपको पता है, हमने पीछे के फॉर्मूला में पढ़ा था, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है इट बिकम्स विद cos थीटा. ओके, हम cos थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं. cos थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये जो है ऑपोजिट वाली डायरेक्शन, ठीक है, we will say this side upon this side is our cos theta का formula, half into so and so. Do you agree with me children? Let us go back to our textbook. So textbook में क्या दिया है हमारे पास, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है. कितने न्यूटन, प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ये जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 100 न्यूटन का फोर्स. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, यहाँ पे 100 न्यूटन्स, 100 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, यहां से इन्होंने फोर्स अप्लाई किया ये डायरेक्शन में इसको. ठीक है, अभी क्या होगा, द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल का वर्क किया गया है. सो ये जब डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 डिग्री के एंगल पे, यहां से लेके यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे 400 जूल्स का वर्क डन हुआ, 400 जूल का वर्क किया गया. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टेकन प्लेस ऑन द ऑब्जेक्ट. ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसने अपनी जगह चेंज करी है, वो कितने की जगह चेंज करी है. ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक अगेन. इज माई टेक्स्ट बुक शेयर्ड, एवरीवन एबल टू सी? डायग्राम सभी को क्लियर है? ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, फोर्स है 100 न्यूटन्स, वर्क है 400 जूल्स, और S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वाई डिस्प्लेसमेंट इज हमारे पास क्वेश्चन मार्क. W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. ओके, ये जो फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इंटू द कॉस थीटा. तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू ऑलरेडी है, हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 100, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रहने देते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है, और cos थीटा इज 1/2. करेक्ट? डू यू एग्री विथ मी? cos थीटा cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2. ठीक है, तो हमने cos 60 के बदले हमने 1/2 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया. ये आपको दिया जाएगा एग्जाम में, डोंट वरी, इफ योर ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट येट स्टार्टेड और आपको पोर्शन में नहीं रहेगा, cos थीटा की वैल्यू दी जाएगी, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद रखना है. यहाँ पे आप क्या करोगे, s को आइसोलेट करोगे, तो आप 100 को इस तरफ लाओगे, तो 100 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 400/100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्मॉल s. सो 4, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. ओके, 4 इंटू 2 हो जाएगा, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यू ऑल नो ना, मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे. 4 2 जा, displacement will be 8 meters. The object will get displaced through 8 meters when this much of force is applied. Everybody clear? क्योंकि हमारा फोर्स न्यूटन्स में है, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मीटर्स में रहेगा. Yes? Okay. Can we go ahead, children? What is energy? Yes? Am I going too fast? नहीं, चलो ठीक है. Here we go. Okay, there we go. Why does it happen? If a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. On increasing volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house starts vibrating. आप लोगों ने देखा होगा, राइट? कभी नीचे बैंड बाजा बारात बजती है तो घर में कभी वाइब्रेशन महसूस होते हैं. अगर आपके फ्लोर के नीचे
या फिर आपके फ्लोर के ऊपर अगर कोई म्यूजिक सिस्टम बजाता है तो वाइब्रेशंस फील होते हैं, राइट? Collecting sunlight on a paper with help of convex lens burns the paper. Okay, the capacity, this all three examples are of energy when it is traveling. Okay, पर आप बोलोगे कोई कोई एनर्जी जब ट्रेवल करती है तो आपको महसूस नहीं होता है. यू आर करेक्ट अबाउट इट. सारी एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, सारी एनर्जी का एक मेजरमेंट होता है. ठीक है, कोई एनर्जी जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करती है, कोई एनर्जी जो होती है बहुत लाइट फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करती है. ओके, सो हियर द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज इट्स एनर्जी. कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. जैसे अगर आप भागना चाहो, करेक्ट, सो वी कॉल इट एज अ एनर्जी. यू विल नीड एनर्जी. डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? अगर आप दौड़ना चाहो, चलना चाहो, यू विल नीड एनर्जी. Yes? Okay. The units of work and energy are the same. Okay, work और energy के दोनों की unit same है. The SI system is joule while CGS system is erg. Okay, energy के दोनों भी system same है. Now we have learned that energy exists in various forms like mechanical energy, जो आप machines की वजह से चलाते हो, heat energy जिससे heat मिलती है, light energy, sound energy, electromagnetic energy जो हमें स्पेस में नजर आती है या हमारे अर्थ पे भी रेडियो सिग्नल्स में नजर आती है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एंड सोलर एनर्जी. करेक्ट, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी. हियर वी आर गोइंग टू लर्न two forms of mechanical energy, namely potential energy and kinetic energy. Mechanical energy के ये two forms है, which is potential energy and kinetic energy. Please underline this. जो मैंने highlight किया है, please underline कीजिए. Okay. अब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है नॉट ओनली रिलेटेड टू मशीन्स बट रिलेटेड टू द मस्क्यूलर वर्क या जो भी है. अभी यहाँ पे आप दो तरह की एनर्जी देख पाते हो. एक तो काइनेटिक एनर्जी, यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज अ मूविंग एनर्जी. ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी, यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को स्टेबल या फिर एक जगह पे फिक्स एनर्जी कहा जाता है और काइनेटिक एनर्जी को मूविंग एनर्जी कहा जाता है. Agreed everybody? Yes, can we go ahead? Let us start with new topic. Yes, no, no, yes, yes. In kinetic energy, what will happen in the following cases? Let's take examples. A fast cricket ball strikes the stumps. एक fast cricket ball stump की ओर आ रही है. The striker hits a coin on the carom board. एक कैरम बोर्ड है, उसके ऊपर स्ट्राइकर कॉइन को हिट कर रहा है. One marble strikes another in the game of marbles. आप लोगों ने वो मार्बल का गेम तो खेला ही होगा बचपन में. तो अगर आप एक मार्बल से दूसरे मार्बल पे स्ट्राइक कर रहे हो, राइट? From the above example, we understood that when a moving object strikes a stationary object, okay, when a moving object strikes a stationary object, the stationary object will start moving. Do you agree? अगर आप बस में खड़े हो, ट्रेन में खड़े हो, अगर किसी का धक्का लग जाता है तो आपका भी मूवमेंट होता है साइमल्टेनियसली. Yes? So same, when moving object strikes a stationary object, the stationary object will start moving. Thus the moving object has some energy. Moving object के पास क्या होगा? Will have some energy. Now this some energy, part energy or all of the energy that is shared by the stationary object, thereby setting it in the motion. Okay, तो उसको मोशन में लाने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है. हो सकता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी थोड़ी एनर्जी ट्रांसफर करे या पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर करे या फिर आधी एनर्जी ट्रांसफर करे. ओके, द एनर्जी ऑफ बाय विच, प्लीज अंडरलाइन दिस, the energy by which an object has because of its motion is called as kinetic energy. जिसके मूवमेंट की वजह से the energy which an object has because of its motion, वो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के कारण उसमें जो एनर्जी होती है, we call it as a kinetic energy. The work done by a force to displace a stationary object through a distance s
is a kinetic energy gained by the object. जब वर्क होता है, ओके, फोर्स अप्लाई करने से जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, जगह चेंज होती है कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, ओके, एक डिस्टेंस पे, लेट्स से पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस डिस्टेंस पे इसका मूवमेंट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. Is that clear, everybody, so far? Yes? All good. Can we go ahead for expression for the kinetic energy? Can we go ahead for expression of the kinetic energy? Okay. Now here, kinetic energy का expression कैसे आया? ये formula कहाँ से आया? Okay, या फिर ये formula हम किस तरह से और कौन-कौन से रूप में इसे use कर सकते हैं? हाँ? Suppose a stationary object of mass small m moves because of the applied force. एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग, इट इज ऑफ मास m, m मास है उसका, एंड इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, लेट u बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हियर u इज इक्वल टू 0 एंड फोर्स अप्लाइड बी f. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल रीशेयर माई दिस स्क्रीन. One minute. Yes, you can see my whiteboard, children. Everybody, you will not be able to see now. Visible? Yes. ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या बताया गया है क्लास? Suppose a stationary object of mass m moves because of the applied force. Let's say we have a stationary object of mass m. Okay, let's say this is a object. Okay, this is of mass m. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. ये है, let u be its initial velocity, let the applied force be f. ये एक f के फोर्स से ये मूव होगा. ठीक है, इसके ऊपर f का फोर्स अप्लाई किया गया है, इसके ऊपर f का फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, इसका मास कितना है? स्मॉल m है. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u. ओके, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है विच इज इक्वल्स टू 0. वेलोसिटी का मतलब है स्पीड. अभी ये एक जगह पे स्टेशनरी है, सो कैन आई से ये स्टेशनरी होने की वजह से u इज इक्वल टू 0. कैन आई से दैट? यस. नाउ let the applied force be F. It generates an acceleration small a in the object and after time t. हमारे पास दो और नए टर्म्स आए हैं, that is acceleration generate होगा और small time t, कितना टाइम लगता है वो भी हमको यहाँ पे पता चलेगा. जब हम फोर्स और मास, एक मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक एक्सेलरेशन देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, right, so you accelerate, right, you apply force on that mass of a clutch, तो acceleration होता है, correct? yes, same way यहाँ पे भी. now यहाँ पे after time t the velocity of object will become equal to v. ये तीनों अप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बनेगी v. मतलब ये जो जीरो है इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन और टाइम टेकन टू कवर दिस इनिशियल वेलोसिटी. तो यही होती है आपकी स्मॉल यू इनिशियल वेलोसिटी और ये v स्मॉल v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज s. ऑब्वियसली इसने अपना एक टाइम डिस्टेंस कवर किया है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट स्मॉल s. ठीक है,
the work done on the object will be calculated is equals to W is equals to force into displacement. ये हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला था, right? W is equal to force into displacement. So यहाँ पे we have according to the Newton's second law. Newton's second law क्या बोलता है? Force is equal to, अगर आप इस force की बात करते हो, force is equal to mass into acceleration. हमारे पास mass भी है और acceleration भी है. So force is equal to mass multiplied by acceleration. Do you agree with me, children? Yes. Similarly, by using second law of motion, I'm sharing my textbook right now. By using second law of motion, Newton's second law of equation, हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो हमारा फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, पहली बात ये है. सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा ये वाला, वो कैसा बनेगा? एस को आइसोलेट कर देंगे, u इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमारे पास u इज इक्वल टू 0 है. ये कहां से आया? ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसा है? ut इज इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम इज 0, u इज 0, तो टाइम भी 0 हो जाएगा. 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, एनीथिंग इज 0, हाफ इंटू AT स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास s इज इक्वल टू 1.1/2 AT स्क्वायर. 0 प्लस एनीथिंग विल बी द सेम. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, हमारे पास इक्वेशन 2 है. ठीक है, देयरफॉर W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स को हमने रिप्लेस किया है मास इंटू एक्सेलरेशन, और S का वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. वी आर गेटिंग हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर. W is equal to 1/2 into mass. Acceleration into acceleration will become acceleration square, और time square तो हमारे पास था ही. This is our equation 2. Equation 3. Everybody clear so far? Yes, students? Clear? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Can we go ahead? ये हमने कभी यूज किया? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ. अब हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, और हमारे पास टाइम भी है. So what we have here, 0 plus anything is equal to that particular number. So final velocity is equal to acceleration into time. Final velocity square is equal to acceleration into time square. क्यों किया हमने ये square? Squaring both the sides, ताकि हम अपना ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सके. Getting it? हमने squaring both the sides क्यों किया? So that we can compare both of them. हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को मिला के क्या बन रहा है? इफ यू हैव AT स्क्वायर, हमारे पास AT स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम इस AT स्क्वायर को V से रिप्लेस कर सकते हैं. हमारे पास AT स्क्वायर की वैल्यू है V स्क्वायर. सो हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस किया? W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर by equation using equation 3 and 4. Therefore, kinetic energy gained by the object is amount of work done on the object. Kinetic energy is equal to work done, and hence kinetic energy is equal to work done का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, हाफ mv स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला हम मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे सम सॉल्व करने के लिए. सभी को समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेरी है? यस, नो, ऑल गुड? ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं. A stone having mass of 250 grams is falling from the height. Now this stone is falling from point A towards the ground. It is falling from the height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? Okay, a stone is having mass of 250 grams. एक हाइट से वो गिरे जा रहा है नीचे. इसकी काइनेटिक एनर्जी
डज इट हैव, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर रहेगा एट द मोमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड कितनी है? 2 meters per second. सो हमारे पास मास है 250 ग्राम्स. हमारे पास मास है जिसे हमने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया. क्यों किया? बिकॉज हमारे पास ये मीटर्स में है. ओके okay? जब हमने मीटर्स में इसे केजी में कन्वर्ट किया, वी हैव 0.25 केजी. वेलोसिटी 2 meters per second. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में डाल दो, हाफ mv स्क्वायर. सो हाफ इंटू दिस जो कि आया कैलकुलेट होके 0.5 जूल्स पे. ओके, द मास ऑफ, दिस इज क्लियर एवरीबडी हाउ टू कैलकुलेट. सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा केजी में कैलकुलेट हो सकता है, कौन सा ग्राम्स में कैलकुलेट हो सकता है. एवरीबडी क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? यस, ओके. Now we will talk about potential energy. Potential energy is very, very easy. Potential energy is nothing. It is stored energy in the object at a particular position. Okay. Students, you all want to do today or can we do it tomorrow? When do you have exam, by the way? Next week, right? Yes or no? No doubt. अच्छा. Over. मानसी का तो एग्जाम ही ओवर है. 20th August. Okay, here we have बाकी का सब easy है. Once you understand this too. 24. चलो, we'll do this. Are we up for potential energy, everybody? Good? Okay. Class, just hold on. I'll have some water. 1 minute. Huh? Okay. ताना जी, आपने क्या लिखा है ये? समझा नहीं मुझे. All right. चलो ठीक है. Coming to potential energy. अभी potential energy के कुछ examples है हमारे पास. An arrow which is released from a stretch bow, water which is kept at a height flowing through a pipe into the tap below, a compressed spring which is released all of the sudden. ठीक है? Which words describe the state of the object in the above example? Where did the energy required to cause the motion of the object come from? If the object were not brought in those states, would they even move? The energy stored in the object, please underline, in an object because of a specific state or position is called as potential energy. So potential energy is the energy stored in the object. Is everybody with me, class? Yes, here on the chat box, everybody with me? Yes, ठीक है. So the energy stored in the object because of its specific state या फिर position is called as potential energy. Hold a chalk at height of 5 centimeters from the floor and release it. आप एक फ्लोर पे खड़े रहिए, 5 सेंटीमीटर की हाइट पे चॉक को होल्ड कीजिए और उसे रिलीज कर दीजिए. Now stand up straight and then release the chalk. Is there a difference in results of two activities? If yes, then why? Okay. Expression for potential energy.
एक तो आप फ्लोर पे खड़े रह के चॉक को रिलीज कर रहे हैं और आप स्ट्रेट खड़े रह के चॉक को रिलीज कर रहे हैं, दोनों भी एक्टिविटीज में छोटा सा डिफरेंस होगा, राइट? यस, एक तो हाइट रहेगा और एक तो पोजीशन ऑफ चॉक रहेगा. So expression for potential energy: to carry an object of mass small m to the height small h above the surface of the earth. A force equal to mass into gravity has to be used against the direction of gravitational force. So जब भी आप potential energy की बात करते हैं and when it goes against the direction of gravitational force, the amount of work done can be calculated as follow. Work is equal to force मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. कितना फोर्स और कितना उसकी जगह चेंज हो रही है वो होगा. हियर वी हैव वर्क इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय h. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हाइट के हिसाब से हो रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड मास और ग्रेविटी के हिसाब से हो रहा है, इसलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू mgh, मास ग्रेविटी एंड हाइट. इज दैट क्लियर विथ एवरीबडी? इजी. ठीक है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आना ही है. The amount of potential energy stored in the object because of its displacement will be calculated or given as potential energy is equal to mgh, क्योंकि potential energy is nothing but the work done. ठीक है, therefore displacement to the height h causes energy equal to the mgh to be stored in the object. So far it is clear everybody? Easy to understand? Yes, ठीक है. Now हमारे पास एक और एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का. 500 kg water is stored in overhead tank for 10 meters. Okay, 10 meters above the building height पे 500 किलोग्राम पानी स्टोर किया गया है. हमें इसमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर. कितनी पोटेंशियल एनर्जी पानी में स्टोर्ड है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? हाइट है, हमारे पास मास है और हमारे पास ग्रेविटी है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. इस फॉर्मूला में हम जितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं वो अप्लाई करेंगे. योर ग्रेविटी इज इनटू मीटर पर सेकेंड, आपका मास है 500 kg और आपकी हाइट है मीटर्स 10 मीटर्स. इसमें हमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सब अपने ओन फॉर्म में है. ठीक है, सो हियर वी हैव 10 into 9.8 into 500. अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 49,000 joules of potential energy. Clear with this everybody? Yes. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में किसी को कोई डाउट है? एनीथिंग? नो? बोथ क्लियर? दोनों टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्लियर? ठीक है. Ajay and Atul have been asked to determine the potential energy of a ball of m, mass m, kept on the table as shown in the figure. This. What answers will they get? Will they be different from each other? What do you conclude from this? Atul और Ajay दोनों अलग अलग आंसर्स देंगे बॉल के बारे में, हाइट के बारे में. Yes, because why? Anybody? क्यों क्यों अतुल और अजय के आंसर अलग क्यों रहेंगे? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई वी से because both are placed at different positions, we say potential energy is relative. What we say? Okay, because both are placed at different position, we will say potential energy is relative. The height of the ball with respect to Ajay and Atul is different, so potential energy with respect to them will also be different. If you see, Atul is little bit higher, h2 height hai from ball to the surface of Atul's. However, in case of Ajay, from ball to the surface of the Ajay, the height is different. Okay, so we can say it is relative. Now we will come to new topic, that is transformation of energy. हमारे पास जो एनर्जी है वो अलग अलग स्टेट में ट्रांसफॉर्म होती है. ओके, इफ यू हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
In heater, it gets heat transformed into heat energy. Okay, heat energy थर्मोकपल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी बन जाती है. साउंड एनर्जी माइक्रोफोन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके सुनाई देती है. लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेकेंडरी सेल में केमिकल एनर्जी बन जाती है. केमिकल एनर्जी इन टर्न प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक लैम्प, लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है उससे. लाइट एनर्जी अगर आप कन्वर्ट करें सोलर सेल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है. अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजन और फैन के जरिए हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है जो हमें फील होता है, और मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें फील होती है. सो फार इट इज क्लियर एवरीबडी? यस, ओके. So coming, which are the different forms of energy we have seen already? Which type of energy is used in each of the following processes? वो भी हमने just देखा. A stretched piece of rubber, a fast moving car, whistling of a cooker due to steam, crackers exploded in Diwali, a fan running in on an electricity, drawing out pieces of iron from garbage using a magnet, breaking of glass window pane because of loud noises. Energy can be transformed from one type to another type. For example, the exploding of firecrackers convert the chemical energy stored in them into light, sound and heat energy. Okay, so ये जो क्रैकर्स में एनर्जी होती है, it is converted into chemical energy. जो उनके अंदर केमिकल होती है वो लाइट बन के बाहर आती है, साउंड बन के बाहर आती है और हीट एनर्जी बन के बाहर आती है. Okay, observe the above diagram and discuss the transformation of energy takes place giving examples of each. हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल हमने स्टडी किया है, ठीक है. इसके बेस पे वी कैन गिव अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. प्लीज हाईलाइट. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. Okay, thus the total amount of energy in the universe remains constant. पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ना बढ़ती है ना घटती है. हालांकि वो क्रिएट भी नहीं होती है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है. ओनली व्हाट इट इज डन, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यहाँ पे हमने अलग अलग फॉर्म्स देखे हैं. वैसे यूनिवर्स में बहुत सारे और भी फॉर्म है जो हमने स्टडी नहीं किए हैं. So far it is clear with everybody? Yes, anything you wish to ask me? Clear everybody? ठीक. Now here we have an activity जहाँ पे हम coupled oscillators बनाएंगे. हमारे पास एक थ्रेड है, हमारे पास दो थ्रेड उसके अंदर हैंग किए हैं और दो नट हैंग किए हैं. ओके, मेक टू पेंडुलम्स. थैंक यू, नो डाउट, वेरी गुड. Make two pendulums of the same length with the help of thread and two nuts. Tie another thread in horizontal position. Same ये जहाँ पे arrangement की है वैसे हम करेंगे. Tie the two pendulums to this horizontal thread in such a way that they will not hit each other. बीच में कुछ space रख देनी है आपको ताकि एक दूसरे को टकराए ना. While swinging. Now swing one of the pendulum. एक pendulum को आप swing करो and observe. What do you see? You will see that as the speed of oscillation of the pendulum slowly decreases, the second pendulum which was initially stationary begin to swing. अगर आपने इसको swing दिया है, ओके, और इसका oscillation यहाँ वहाँ मूव होना, लेफ्ट एंड राइट मूव होना धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो दूसरे का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. Thus, one pendulum transfers its energy to another. एक पेंडुलम जो है अपनी एनर्जी दूसरे पेंडुलम को ट्रांसफर करती है. So far it is clear everybody? Yes, anything you wish to ask me? Okay, all right.
अभी यहाँ पे एक फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है. आफ्टर फ्री फॉल आई थिंक वी आर डन. पावर का कॉन्सेप्ट है एंड देन वी आर डन. ओके. So is it okay if we cover this free fall wala concept in next class of ours? Yes? Okay. So we shall stop here for today. Now you wish to ask me anything? कुछ पूछना है किसी को? No? Okay. Bye everyone. Take care. Good night.